आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम इसका जो वीडियो है उसमें पढ़ रहे थे मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली। इसके बारे में हमने बताया मुद्रा का विकास कैसे हुआ, फिर जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो क्या है। कल आपको हमने चर्चा की थी कि जो संस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे बैंक हैं, है ना, साहूकार, जमींदार, उसके अलावा बैंक के भी निजी, प्राइवेट और यानी निजी और सरकारी दोनों तरह की बैंकें थी, है ना। इसी क्रम में हमने स्वयं सहायता समूहों की चर्चा की थी। स्वयं सहायता समूह क्या थे, मैं बता चुकी हूँ आपको कि कुछ लोगों का संगठित होकर समूह बनाते हैं, एकत्रित होकर कुछ धनराशि जमा करते हैं, उससे कुछ वो अपना उद्योग धंधा संचालित करते हैं और धीरे धीरे सरकार उनको उस पर सब्सिडी भी देती है, सहायता भी प्रदान करती है। ठीक है, इसी क्रम में जो स्वयं सहायता समूह है उनके उद्देश्यों पर आज हम चर्चा करेंगे कि उनके उद्देश्य क्या होते हैं। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, स्वयं की सहायता करना, है ना। उसके लिए कुछ लोग एकत्रित होते हैं और पहले तो छोटे स्तर पर चलाते हैं, फिर बाद में वो उसको रजिस्टर्ड भी करा लेते हैं और विधिवत रूप से संचालित करते हैं, तो सरकार उनको कुछ आर्थिक सहायता देती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम इनके उद्देश्यों की चर्चा कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना विकसित करना, यानी अभी तक क्या होता है, हम इंडिविजुअल अपने आप को व्यक्तिगत करते हैं, जो भी करते हैं, पर स्वयं सहायता समूह में सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना का विकास किया जाता है ना, सभी का एक साथ सामूहिक उसकी भावना का विकसित करना उद्देश्य है पहला। दूसरा है सदस्यों में बेहतर भविष्य के लिए बचत की आदत डालना, यानी फ्यूचर में हमें कभी ऐसा हो जाए, कोई ऐसा समय आए जब हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमने जो बचत रखी होती है उसकी आदत डालना भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, उसके अलावा सदस्यों को ऋण प्रदान करके स्वरोजगार के अवसर सृजन करना, मतलब जो उसके मेंबर्स हैं उनको लोन दिया जाता है जिसके माध्यम से वो अपना स्वरोजगार पैदा कर सके और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसके अलावा सदस्यों में स्वावलंबन की भावना का विकास, यानी स्वावलंबन यानी अपने पैरों पर खड़े होने की भावना का विकास, क्योंकि जब उनको लोन देते हैं और कुछ उनकी बचत होती है, कुछ लोन के द्वारा जब वो अपना रोजगार खोलते हैं, स्वयं का उस पर विकसित करते हैं, तो स्वावलंबन की भावना भी विकसित होती है। उसके अलावा स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर जागृति पैदा करना, ये न केवल वित्तीय साधन है बल्कि सामाजिक जागृति के भी एक जन जागृति के भी एक साधन है। यहाँ पर जो लोग एकत्रित होते हैं वो अन्य विषयों पर भी चर्चा करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पोषण, शिक्षा, घरेलू हिंसा क्या है, उसको कैसे निदान किया जा सकता है, इन चीजों पर भी काफी कुछ चर्चा होती है। ठीक है, इस पर जागृति पैदा करना। उसके अलावा सरकार, बैंक व स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन, यानी सरकार के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से और स्वयंसेवी जो एनजीओ होते हैं उनके माध्यम से, उनकी सहायता से कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना भी स्वयं सहायता समूहों का उद्देश्य होता है। तो न केवल ये वित्तीय संस्थाएं हैं बल्कि एक संपूर्ण कहें सामाजिक संस्था भी है जो कि व्यक्ति के पूरे संपूर्ण विकास के ऊपर ध्यान देती है, संपूर्ण मानव विकास की बात करती है। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य हैं। अगला हम चलेंगे स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र में जो बांग्लादेश है वहां उसको बहुत अच्छी सफलता मिली है बांग्लादेश को, है ना। बांग्लादेश में एक ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और वो बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो उसी पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में बांग्लादेश को बहुत बड़ी सफलता मिली, है ना।
बड़ी सफलता मिली। तो इन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश को अधिक सफलता मिली है। इन्होंने क्या किया, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है ना, स्वयं समूहों के माध्यम से वहां एक ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है। ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, ठीक है, जिसमें वर्तमान में इसने एक ग्रामीण बैंकों का ठोस तंत्र विकसित हुआ है वहां पर, और इन बैंकों में 60 लाख कर्जदार हैं। इन बैंकों में करीब 60 लाख 60 लाख है ना, 60 लाख कर्जदार हैं, और लगभग 40,000 गांव में ये फैले हुए हैं। लगभग बांग्लादेश के 40,000 गांव में फैले हुए हैं। तो ये क्या है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन्होंने जगह जगह ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है, और ये ग्रामीण बैंक उनको लोन देते हैं, है ना, बचत उपलब्ध कराते हैं। तो ये सारे काम वहाँ बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, और 16 लाख कर्जदार हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है उन बैंकों से, और करीब 40,000 गांव में, यानी पूरे बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्र में ये बैंक कार्यरत हैं, जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से चल रहे हैं। तो वहाँ इसको एक बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है, और बहुत अच्छी तरह से ये बैंक काम कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि शुरुआत तो कई जगह होती है, लेकिन सफलता इतनी अच्छी नहीं मिलती, पर वहाँ पर ये स्वयं सहायता समूह बैंक के माध्यम से जो ग्रामीण बैंक खुले हैं वो अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम अपने भारत में देखें तो भारत में भी इसी प्रकार से कई स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक मोबाइल बैंक की स्थापना की गई है। एक मोबाइल बैंक की स्थापना की गई है, ठीक है, और इस बैंक को लक्ष्मी वाहिनी के रूप से जाना जाता है। लक्ष्मी वाहिनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? लक्ष्मी वाहिनी के नाम से, ठीक है। ये किस प्रकार की बैंक है? ये गाड़ी में एक वैन में एक बैंक है, जो वहाँ ये लोग जगह जगह जाकर लोगों को उनको वित्तीय मदद उपलब्ध कराते हैं, बैंकिंग सेवाएं देते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के खरगोन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछ लेते हैं कि लक्ष्मी वाहिनी क्या है, या जो मोबाइल बैंक है वो कहाँ पर है, तो हम, या मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो खरगोन जिले में, ठीक है। इसी प्रकार अगला जो हमारा है वित्तीय संस्थाओं में, वो है चिट फंड कंपनियां, चिट फंड, ठीक है। जो चिट फंड है, इन योजनाओं का दक्षिण भारत के राज्यों में लंबा इतिहास रहा है। दक्षिण भारत में यह बहुत लोकप्रिय है, साउथ इंडिया में, है ना, बहुत लोकप्रिय है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लोग, कुछ सदस्य एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय व स्थान पर एकत्रित होकर नियत राशि एकत्रित करते हैं,
नियत राशि एकत्रित करते हैं व उसकी नीलामी करते हैं, ठीक है। और ये नीलामी करते हैं, जो नीलामी में सर्वाधिक बोली देता है, यानी सबसे ज्यादा धन देता है। सपोज दैट 20 मेंबर हैं, ठीक है, 1000 रुपए प्रति माह वो जमा करते हैं, तो वो एक निश्चित डेट है कि भाई हर महीने की 10 तारीख को वो 20 लोग एक जगह पे एकत्रित होंगे और अपने 1000 रुपए वहां जमा करेंगे। वो निश्चित व्यक्ति होगा, वो उनको एकत्रित करेगा, ठीक है। तो वो एकत्रित करके फिर क्या करते हैं, उस पैसे की नीलामी की जाती है, यानी किसको चाहिए 20,000 रुपए। तो वैसे तो क्या होता है, हर महीने 1,000 करने हैं, तो 20 महीने में जमा होंगे 20,000 रुपए, है ना। लेकिन ऐसा होता है कि इस बार मुझे जरूरत है और मुझे वो 20,000 रुपए चाहिए इस बार का कलेक्शन। तो मैं क्या करूंगी, बोली लगेगी कि भाई ये 20,000 रुपए कौन ले रहा है। तो कोई कहेगा मैं 21,000 में ले रहा हूँ, तो वो 21,000 में 1,000 क्या होगा, ब्याज हो गया उसका। वो ब्याज सभी सदस्यों में बराबर बढ़ जाता है। कभी किसी को ज्यादा 2-3 लोगों को आवश्यकता है, तो वो 3 लोग कहेंगे, अलग अलग बोली लगाएंगे। कोई कहेगा, किसी को अगर और ज्यादा आवश्यकता है तो वो कहेगा मैं 21,500 दूंगा, तीसरा कहेगा मैं 22,000 दूंगा। कोई बहुत ज्यादा नीडी है, वो कहेगा मैं 25,000 में ये 20,000 रुपए ले रहा हूँ, 25,000 भरूंगा। तो ये क्या है, ये 5,000 रुपए जो ब्याज होगा वो सभी सदस्यों में बढ़ जाता है। तो ये एक प्रकार है। इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार की चिटफंड कंपनियां कार्यरत हैं। दक्षिण भारत में ज्यादा लोकप्रिय थी, अब तो पूरे भारत में है, लेकिन इनके अलग अलग स्वरूप हैं और आवाज वर्तमान में इनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि पैसे खा के भग भी जाते हैं। लेकिन ज्यादातर ये जो दक्षिण भारत की चिटफंड की हम बात कर रहे हैं, ये क्या था, ज्यादातर रिश्तेदार या मित्र लोग एकत्रित हो जाते हैं। कई बार कैसा होता है, एक ऑफिस के सारे लोग इकट्ठे हो गए या एक मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा हम एक चिट फंड डालते हैं, है ना, फंड डालते थे वो, और उसको उठाते हैं। कई लोग इसको कमेटी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं अलग अलग जगह पे। तो ये सारी संस्थाएं थी, इनके बारे में हमने जाना। आगे अगले वीडियो में मैं फिर से आपको इसके आगे ले चलूंगी और जो चीजें हैं इसकी उसके बारे में बताऊंगी। तो आज इतना ही, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को।